आरंभ हमें एक वीरान और भयावह मरुस्थल के दृश्य से होता है। एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु के मध्य केवल एक पतली सी रेखा है। यहाँ उन व्यक्तियों को भेज दिया जाता है जो सामान्य समाज के लिए या तो अनुपयोगी हो चुके होते हैं अथवा इतने खतरनाक कि उन्हें साधारण मनुष्यों के बीच रखना संभव नहीं होता। इस रेगिस्तान के एक और कंफर्ट जोन स्थित है जहाँ भोजन, पेय, निवास और वस्त्रों की प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। किंतु इस चमक दमक के पीछे छिपे हैं ऐसे रहस्य जो किसी नर्क से कम नहीं। और दूसरी ओर हैं वे लोग जो भूख और विवशता के कारण मानव मांसाहारी बन चुके हैं। इनके पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए जल, इसलिए जो भी इन्हें प्राप्त होता है उसे मारकर खा जाते हैं, फिर चाहे वह मनुष्य ही क्यों न हो। इसी भीषण मरुस्थल में आज एक युवती को छोड़ा जाता है जिसका नाम है आर्लिन, और यहीं से प्रारंभ होती है ये भयानक कहानी। आर्लिन को यहाँ छोड़ने के लिए 2 पुलिस अधिकारी आते हैं क्योंकि आर्लिन ने कुछ ऐसे अपराध किए हैं जिनकी कोई निश्चित सजा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसीलिए अब उसे अपना शेष जीवन इसी दीवार के उस पार बिताना होगा। इसके पश्चात उसके साथ जो कुछ भी घटित होगा उसकी कोई जिम्मेदारी अमेरिकी सरकार नहीं लेती। ये बात वहाँ लगे एक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखी होती है। अब आर्लिन पूरी तरह से स्वयं के भरोसे है। इसी बीच हम देखते हैं कि उसके पास एक कागज है जिस पर लिखा है -फाइंड द कंफर्ट। इस भीषण और सुनसान रेगिस्तान में वो अकेली आगे बढ़ती जा रही है। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, किंतु फिर भी वो इसी आशा में चलती रहती है। कुछ समय पश्चात उसे सामने एक टकराई हुई कार दिखाई देती है। वो उसके भीतर कुछ क्षण विश्राम करने का निर्णय लेती है। कब उसकी आंख लग जाती है उसे स्वयं भी ज्ञात नहीं चलता। अचानक किसी के आने की ध्वनि से उसकी नींद टूट जाती है। वो देखती है कि कुछ अज्ञात व्यक्ति हाथों में शस्त्र लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके मुख पर पशुता स्पष्ट झलक रही होती है। आर्लिन पलायन का प्रयास करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वे लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं। जब आर्लिन को चेतना आती है तो वो स्वयं को हाथ पैर बंधा हुआ पाती है। चारों ओर देखने पर ज्ञात होता है कि उसे एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के भीतर बंदी बनाकर रखा गया है। तभी वहाँ एक महिला आती है जो बिना किसी संकोच के आर्लिन के हाथ और पैर काट देती है और फिर उन्हें अपना प्रातःकालीन नाश्ता बना लेती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, प्रातःकालीन नाश्ता, क्योंकि यही वे लोग हैं जिनके विषय में हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, नरभक्षी। असह्य पीड़ा के कारण आर्लिन वहीं बेहोश हो जाती है, किंतु किसी को उसकी जरा भी चिंता नहीं होती। इसके पश्चात हम इस संपूर्ण नरभक्षी परिवार को देखते हैं जो संख्या में काफी बड़ा है। ये लोग अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ मनुष्यों को बंदी बनाकर भी रखा हुआ है ताकि इनके भोजन में कभी कोई कमी न पड़े। इसी बीच हम अपने दूसरे पात्र जेसन को देखते हैं जो इसी नरभक्षी समूह का अंग है। जेसन का एक छोटा सा परिवार भी है जिसके साथ आगे चलकर बहुत कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटित होने वाला है। अब कथा का मोड़ होता है कंफर्ट जोन की दिशा में। यहाँ का जीवन बिल्कुल विपरीत है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं विद्यमान हैं। भोजन के लिए प्रचुर आहार, पीने के लिए स्वच्छ जल, कुल मिलाकर यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इधर आर्लिन ध्यान देती है कि उसे एक तहखाने के समान स्थान में बंद करके रखा गया है जो शायद इन लोगों का भंडार कक्ष है। तभी उसे ऊपर से किसी की हृदय विदारक चीख सुनाई देती है। उस स्वर को सुनकर वह भय से अपने संपूर्ण शरीर पर अपना ही मलमूत्र लपेट लेती है। अगले दिन वही महिला उसे लेने के लिए आती है। आर्लिन के शरीर पर लगी गंदगी देखकर वो घृणा से भर जाती है और तत्काल पीछे हट जाती है। लेकिन भोजन तो इन्हें ग्रहण करना ही है, इसीलिए वो जल लेने चली जाती है। इसी अवधि में आर्लिन वहां पड़ी एक लौह छड़ चुपचाप अपने पास छुपा लेती है। ज्यों ही वो महिला वापस आती है, आर्लिन उस पर प्रबल प्रहार करती है और उसे मार डालती है। उसे ऐसा करते हुए निकट ही बंद एक बंदी देख लेता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि इन लोगों ने उसकी जीभ उसी सुबह नाश्ते में खा ली होती है। खैर, अब आर्लिन वहां से एक स्केटबोर्ड चुराती है और प्राण बचाकर भाग निकलती है। वह स्केटबोर्ड पर लेटकर काफी दूरी तक निकल जाती है, लेकिन अधिक समय तक नहीं। अब वो पूर्णतः थक चुकी होती है। अंततः वो वहीं रुक जाती है। तभी उसके समीप एक वृद्ध पुरुष आता है जिसके हाथ में एक ट्रॉली होती है। वो आर्लिन को ट्रॉली पर धकेलकर बैठाता है और उसे खींचते हुए कंफर्ट जोन के फाटक तक ले आता है। वस्तुतः वह पुरुष बहुत वृद्ध है, इसीलिए अभी तक स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। यदि वो युवा होता तो अब तक किसी की थाली में होता। जब कंफर्ट जोन के निवासी आर्लिन को इस दशा में देखते हैं तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कार्य नरभक्षियों का ही है। वे उसे भीतर ले जाते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं और निवास के लिए उसे एक घर भी देते हैं। आर्लिन अगले 5 मास वहीं रहती है। अब हम उसे पूर्व से काफी बेहतर स्थिति में देखते हैं। उसे एक प्लास्टिक का पैर भी मिल चुका होता है और अब वो यहाँ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही होती है। दूसरी ओर हम पुनः जेसन के पास लौटते हैं।
वो अपनी पुत्री केट का एक रेखा चित्र बना रहा होता है क्योंकि वह एक कुशल चित्रकार है। तभी उसकी पत्नी आकर बताती है कि घर में भोजन समाप्त हो चुका है। जेसन अपना चित्रकर्म छोड़ता है और निकट ही बंधी एक युवती के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा होता है क्योंकि आज वही युवती उसके परिवार का भोजन बनने वाली होती है। यद्यपि वो युवती उसके समक्ष हाथ पैर जोड़ती रहती है, किंतु जेसन के हृदय में जरा भी दया नहीं होती। वो एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके शरीर के छोटे छोटे खंड कर देता है। दूसरी ओर एक प्रातः हम आर्लिन को देखते हैं। वो अंदर से पूर्णतः टूट चुकी होती है। जब जब वो दर्पण में स्वयं को देखती है, उसे अपनी कोई न कोई कमी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उसके कटे हुए हाथ और पैर उसे प्रत्येक क्षण उस पीड़ा की स्मृति दिलाते रहते हैं। अब वो किसी भी स्थिति में उन नरभक्षियों से प्रतिशोध लेना चाहती है। इसी संकल्प से एक दिन वो बड़ी कठिनाई से एक बंदूक चुरा लेती है। फिर वो कंफर्ट जोन के पृष्ठभाग के मार्ग से बाहर निकल जाती है, माइनस वो मार्ग जहाँ से बहुत कम व्यक्ति आते जाते हैं। उधर हम जेसन की पत्नी शैलेन और उसकी पुत्री केट को देखते हैं। दोनों आवश्यक सामग्री ढूंढने के लिए बाहर निकली होती हैं, इस आशा में कि कुछ उपयोगी वस्तु प्राप्त हो जाए। कुछ ही देर पश्चात आर्लिन की दृष्टि उन दोनों पर पड़ जाती है। वह मौन रहकर उनके समीप जाकर खड़ी हो जाती है। शैलेन भय के मारे आर्लिन के समक्ष हाथ जोड़ लेती है। वो कहती है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगी, बस उसे जाने दे, क्योंकि उसके साथ उसकी लघुशिशा पुत्री है। किंतु ज्यों ही आर्लिन को ज्ञात होता है कि शैलेन एक नरभक्षी है, उसका क्रोध उफन पड़ता है। आर्लिन कहती है, मैंने भी तुम लोगों से अपने प्राणों की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरे हाथ और पैर काट लिए और बिना एक क्षण की देरी किए वो शैलेन को वहीं गोली मार देती है। केट कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसकी माता के साथ अचानक क्या घटित हुआ। वह केवल स्तब्ध रह जाती है। आर्लिन की दृष्टि उस बालिका पर पड़ती है। उसे उस पर दया आ जाती है। वो केट को नहीं मारती, बल्कि उसे अपने साथ लेकर कंफर्ट जोन वापस आ जाती है। मार्ग में उन दोनों को वही वृद्ध पुरुष देख लेता है। वहाँ केट को एक खरगोश पसंद आ जाता है। आर्लिन उसे क्रय कर देती है और फिर केट को अपने घर ले जाती है। आर्लिन का मन किसी भी अवस्था में उस बालिका को क्षति पहुंचाने का नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि इस सब में केट का कोई दोष नहीं है। दूसरी ओर काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद जेसन घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी और पुत्री अभी तक वापस नहीं आई होती। वो उन्हें ढूंढता हुआ इधर उधर भटकता है। तभी उसकी दृष्टि एक कूड़ेदान पर पड़ती है, जहाँ उसकी पत्नी का शव पड़ा होता है और कौवे उसे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यह दृश्य देखते ही जेसन समझ जाता है कि यह किसी ऐसे गिरोह का कार्य है जो बालिकाओं की आपूर्ति करता है। तभी उसकी दृष्टि उसी वृद्ध पुरुष पर पड़ती है। जेसन उसके पास जाता है, अपनी पुत्री केट का चित्र दिखाता है और पूछता है, क्या उसने उसे देखा है? वृद्ध पुरुष उत्तर देता है, हाँ, किंतु एक शर्त पर। जेसन पूछता है, क्या शर्त? वृद्ध पुरुष कहता है, तुम्हें भी मेरे समान ही एक रेखा चित्र बनाना होगा, तभी मैं बताऊंगा कि तुम्हारी पुत्री कहाँ है। ये सुनकर जेसन का क्रोध 7वें आकाश पर पहुंच जाता है, लेकिन वो लाचार होता है। वह वहीं बैठकर वृद्ध पुरुष का रेखा चित्र बना देता है। इसके पश्चात वृद्ध पुरुष उसी कागज पर एक शब्द लिख देता है, कंफर्ट जोन। ये देखते ही जेसन समझ जाता है कि उसकी पुत्री कहाँ है। इधर आर्लिन केट को लेकर एक क्लब में जाती है। उसी समय कंफर्ट जोन के सबसे धनी व्यक्ति की एक विशाल पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी का स्वामी है जॉन। जॉन वास्तव में पूरे क्षेत्र में पाउडर की आपूर्ति करता है। उसी से एक टैबलेट निर्मित होती है जिसे सेवन करने के पश्चात मनुष्य एक भिन्न ही संसार में पहुंच जाता है। आर्लिन भी वही टैबलेट ग्रहण कर लेती है। इसी दौरान हम केट को देखते हैं। उसके हाथ से उसका खरगोश छूट जाता है और उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसके समक्ष जॉन आ जाता है। वह केट को देख लेता है और उसे अपने साथ भीतर ले जाता है। दरअसल जॉन इस संपूर्ण क्षेत्र का मेयर भी होता है, इसीलिए वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति उसे रोकने का साहस नहीं करता। उधर आर्लिन पर उस पाउडर का प्रभाव प्रारंभ हो चुका होता है। उसके आसपास का संसार उसे अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगता है, किंतु फिर भी वो केट को ढूंढती रहती है। चेतना पूर्णतः खो चुकी आर्लिन उसे ढूंढते ढूंढते पार्टी से बाहर निकल जाती है। चलते चलते वो इतनी दूर निकल जाती है कि उसे स्वयं भी भान नहीं होता। उसे यह तक ज्ञात नहीं चलता कि उसके ठीक निकट जेसन खड़ा है। जब अगली प्रातः उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके समक्ष जेसन खड़ा है। जेसन के हाथ में आर्लिन का कृत्रिम पैर होता है, जिसके बिना वो चल भी नहीं सकती। इसी बीच जेसन उसे अपनी पुत्री केट का रेखा चित्र दिखाता है और पूछता है, क्या उसने इस बालिका को कहीं देखा है? भय के मारे आर्लिन असत्य बोल देती है, नहीं, मैंने इसे कहीं नहीं देखा। वो असत्य इसलिए बोलती है क्योंकि यदि जेसन को सत्य ज्ञात हो गया तो वो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु जेसन को आर्लिन की आवश्यकता भी होती है,
क्योंकि यदि कोई भी नरभक्षी कंफर्ट जोन के निकट आता है तो उसे वहीं गोली मार दी जाती है। इसीलिए जेसन आर्लिन के समक्ष एक समझौता प्रस्तावित करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें सकुशल कंफर्ट जोन के भीतर छोड़ दूंगा और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे भीतर से मेरी पुत्री को ढूंढ कर लाकर दोगी। वो उसे स्पष्ट चेतावनी भी देता है, यदि तुमने जरा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें विश्व के किसी भी कोने से ढूंढ लाऊंगा और फिर तुम्हें लघु लघु खंडों में काट कर खा जाऊंगा। आर्लिन इस समझौते को स्वीकार करने को बाध्य हो जाती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से काफी दूर आ चुकी होती है और अकेले वापस जाना उसके लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण था। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनके सामने एक व्यक्ति आता है। वह उसी नरभक्षी परिवार का सदस्य होता है, अर्थात वह भी एक नरभक्षी है। वो जेसन से सौदा करता है, इस युवती का पैर मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें पेट्रोल दूंगा। जेसन मना कर देता है, क्योंकि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी पुत्री उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाएगी। यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, देख भाई, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो इस युवती को लेकर जाऊंगा। यदि रोकना है तो आकर मुझसे लड़ ले। अब यहाँ अचानक कुछ ऐसा घटित होता है कि जेसन आर्लिन को उसके हवाले कर देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से जाने लगता है। आर्लिन चीखती चिल्लाती है, किंतु किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। ज्यों ही वो व्यक्ति पीठ घुमाता है, जेसन पीछे से आकर उस पर छुरे से वार करता है। वो व्यक्ति वहीं ढेर हो जाता है। इसके पश्चात जेसन उसका एक हाथ काट लेता है। अब ये दोनों पुनः आगे बढ़ने लगते हैं, किंतु तभी वहाँ एक तीव्र रेतीला तूफान आ जाता है। मजबूरी में दोनों एक तंबू लगाकर वहीं रुक जाते हैं। तूफान धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन तब तक चारों ओर अंधकार हो चुका होता है। इसीलिए दोनों वहीं रात व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं। जेसन उसी मृत व्यक्ति के हाथ को पकाकर खाता है और वही आर्लिन को भी देता है। दोनों के मध्य दीर्घ वार्तालाप होता है। वे एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं। जेसन बताता है कि जब वो 16 वर्ष का था तो वो एक बोट के माध्यम से अमेरिका आया था, लेकिन सीमा पर उसे पकड़ लिया गया क्योंकि वो अवैध रूप से देश में प्रवेश कर गया था। तभी से वो इसी क्षेत्र में निवास करने को विवश है। वहीं आर्लिन अपनी कथा सुनाती है। वो पूर्व में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA में कार्यरत थी, लेकिन उसे शत्रु राष्ट्र के एक व्यक्ति से प्रेम हो गया। प्रेम में अंधी होकर उसने उसे अपनी कुछ गोपनीय सूचनाएं दे दी। जब अमेरिका को इस गद्दारी के विषय में ज्ञात हुआ तो उसे यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते सुनते काफी निकट आ चुके होते हैं, किंतु तभी पीछे से एक गोली चलती है। वह गोली सीधे जेसन को लगती है और वह वहीं भूमि पर गिर पड़ता है। कुछ व्यक्ति अचानक वहां आ जाते हैं। वे कंफर्ट जोन के होते हैं। वे आर्लिन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे कंफर्ट जोन में छोड़ देते हैं। लेकिन अब आर्लिन का मन वहां बिल्कुल नहीं लगता। वो जेसन को वहीं छोड़कर आना नहीं चाहती थी, इसलिए वह एक अत्यंत कठिन निर्णय लेती है और पुनः उसी स्थान जाती है जहां उसने जेसन के साथ संध्या व्यतीत की थी। वहां उसे जेसन की स्केचबुक मिलती है, जिसमें उसकी पुत्री केट के अनेक रेखाचित्र बने होते हैं। उन्हें देखकर आर्लिन टूट जाती है। उसे अनुभव होता है कि आज केट के खो जाने की कहीं न कहीं कारण वो स्वयं ही थी। अब वो निश्चय कर लेती है कि किसी भी हाल में वो केट को ढूंढेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो पुनः कंफर्ट जोन आती है और प्रत्येक व्यक्ति से केट के विषय में पूछती है, लेकिन किसी को भी उस बालिका के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। इधर वही वृद्ध पुरुष दूर आकाश में उड़ते हुए कुछ गिद्धों को देखता है। उसे संदेह होता है कि शायद वहाँ कोई जानवर मरा पड़ा है। वो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे जेसन बेहोशी की अवस्था में पड़ा मिलता है। वो जेसन को बचाने के लिए एक कौवा पकड़ता है और उसे खिला देता है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी चेतना लौट आए। उधर आर्लिन उदास होकर अकेली बैठी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब आगे क्या करें। तभी उसकी दृष्टि जॉन के महल पर पड़ती है। वहाँ से कुछ महिलाएं बाहर निकलती हैं और उन्हीं में से एक महिला के साथ केट भी होती है। आर्लिन उस समय कुछ नहीं करती। दूसरी ओर वृद्ध पुरुष की सहायता से जेसन अब स्वस्थ हो चुका होता है। वो उसका धन्यवाद अदा करता है और फिर अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। यहाँ आर्लिन उस महल में पहुंचती है जहां अनेक महिलाएं कार्य कर रही होती हैं। वे सभी उस पाउडर को छोटे छोटे पैकेटों में भर रही होती हैं। यह सब देखकर आर्लिन उनसे निवेदन करती है कि उसे भी यहाँ कार्य पर रख लिया जाए। यही हमें ज्ञात होता है कि जॉन ने केट को गोद ले लिया होता है, क्योंकि उसकी स्वयं की कोई संतान नहीं होती। इसी कारण वो आर्लिन को भी कार्य पर रख लेता है। इसके पश्चात एक महिला आर्लिन को एक कक्ष में ले जाती है ताकि उसे उत्तम वस्त्र पहनाए जा सके। शौचालय जाने का बहाना बनाकर आर्लिन भीतर जाती है और अपने नकली पैर के भीतर छुपाई हुई बंदूक निकाल लेती है। फिर वो उसी महिला को बंदी बना लेती है और उसे अपने साथ जॉन के पास ले जाती है। आर्लिन जॉन से कहती है, यदि तुमने उस बालिका को अभी नहीं छोड़ा तो मैं इसे मार दूंगी और इसके उदर में पल रहे शिशु को भी। ये सुनते ही जॉन भयभीत हो जाता है। वह बिना एक क्षण व्यर्थ किए केट को छोड़ देता है। केट को लेकर आर्लिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल आती है।
उसी समय सामने से आते हुए जेसन उन्हें देख लेता है। अपनी पुत्री को जीवित देखकर जेसन की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, किंतु तभी आर्लिन उससे प्रार्थना करती है कि वो उसे भी अपने साथ ले चले। यह सुनते ही जेसन भड़क जाता है। वो कहता है, हम लोग नरभक्षी हैं, तुम किसी भी क्षण किसी का शिकार बन सकती हो। लेकिन आर्लिन मना कर देती है। वो कहती है कि वो जेसन को पसंद करने लगी है, वो बस उसके साथ रहना चाहती है। इसी बीच केट अपने पिता से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। विवशता में वो केट के उसी खरगोश को पका देता है और उसे खिला देता है। यह देखकर आर्लिन की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। किंतु दोस्तों, यही इस संसार की वास्तविकता है। अब जेसन ने आर्लिन को भी स्वीकार कर लिया होता है, अर्थात अब ये तीनों एक परिवार बन चुके होते हैं। लेकिन कब तक, ये उन्हें भी ज्ञात नहीं, क्योंकि यहाँ कब कौन किसका भोजन बन जाए कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।